लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत ही बेहद खूबसूरत, शानदार से अंदाज में आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आशा करूंगा कि तैयारी के लिए हर आवश्यक स्टेप्स को आप बहुत दिल से, शिद्दत से फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें आपका आता है कॉन्सेप्ट क्लास, आपका सोने से 2 घंटे पहले रिवीजन और हर संडे को मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका प्रॉपर एक एनालिसिस कि कहाँ पे चीज़ों में कमी चल रही है और कहाँ पे हमें चीज़ों में सुधार करना चाहिए। और आशा भी करता हूं कि सभी मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई एकदम ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। खुशी मन से तैयारी करने का एक मज़ा ही अलग है। अगर आप चीज़ों को हैप्पीनेस के साथ लेते हैं तो मुश्किल चीज़ें भी आसान बन जाती हैं, और अगर आप लोड लेके लेते हैं, दुखी मन से लेते हैं, तो आसान चीज़ें भी आपको मुश्किल लगने लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा खुशी मन से तैयारी करिए। आप अपना 100% दीजिए, पूरा दिल लगा के मेहनत करिए, अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए। खुद ही आपका मन जो है वो खुशियों की तरफ जाएगा कि ठीक है भाई, हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप अपने समय को कहीं और लगा देते हैं, पढ़ाई को कम समय दे रहे हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि जो होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है, वो स्वयं ही आपको कभी नहीं मिल पाएगा और आप खुद ही परेशान रहेंगे। तो आ जाएंगे सभी एक बार इस प्यारी सी सुबह के साथ। विशाल यादव है हमारे साथ, विजय कुमार पटेल हैं, प्रीति चौहान है, शिवम पांडे हैं, अजय हैं, मनीष हैं, नवीन हैं, प्रतीक मिश्रा हैं, मोनू कुमार जी हैं, निर्भय कुमार हैं, दिलशाद हैं, ज्योति चौहान हैं, मनीष करवर हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। मंजीत, तुषार अपने हालचाल बताएंगे, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरी यूनिट पर। और स्थिर वैद्युत में कल हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश। अगर है कोई ऐसा जो कह रहा हो कि सर मुझसे आप वैद्युत आवेश के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको सारी चीजें बताने के लिए रेडी हूं, तो वही आज वैद्युत क्षेत्र को भी समझ पाएगा और आगे आने वाली चीजों को भी समझ पाएगा। ये 2-3 चीजें आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, बस आप इतना कर लेना। रश्मि कौन है, कोई भैया पूछ रहे थे, आप इतना बस कर लेना। आवाज के लिए कुछ है देखना एक बार। बिल्कुल इतना सफिशिएंट है, इतना काफी रहेगा, आप इतना कर लीजिए, बहुत है इतना। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी बाद में, आप उस प्रैक्टिस को कर लेना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, कि वैद्युत आवेश के बारे में सबको क्लियर है एक बार? चलो बहुत बढ़िया, यानी कि सब कुछ आपको क्लियर है, वेरी गुड। तो चलते हैं आगे। एक बार फटाफट से रिवाइज मार लो कि वैद्युत आवेश के बारे में छोटी मोटी बातें। तो वैद्युत आवेश सबसे पहले सर थेल्स ने ये बताया कि जो किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ये बताया कि आवेश जो है वो 2 तरह का होता है। दोनों तरह में क्या होता है? आवेश जो है दोनों तरह का होता है। दोनों तरह में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हमेशा से आकर्षण का बल रहा है। जैसे आप लड़कियों को देखकर बस में सीट दे देते हैं, लड़कों को देखकर नहीं देते हैं, यानी कि समान आवेश में हमेशा क्या होता है? रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और कुछ आवेश के बारे में जाना था, वो उम्मीद है आपको याद होगा। बाकी ये सब चीजें आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। परमिटिविटी वगैरह इनकी जो यूनिट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल डायमेंशन में इनकी कैलकुलेट कराई थी, तो इसकी यूनिट और डायमेंशन आप अच्छे से एक बार रिवाइज मार लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद कूलाम के नियम को आप अच्छे से देख लेना। कूलाम के नियम के बाद आज हम चलते हैं कहाँ? नए टॉपिक पर, वैद्युत क्षेत्र पर। तो पहली जो राशि हमने पढ़ी थी इस चैप्टर में, पहली राशि हमने पढ़ी है वैद्युत आवेश, और दूसरी राशि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इसी से मिलकर बनती है। जरा समझेंगे कि कैसे कैसे ये इससे मिलकर बनती है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब आप एक बस में बहुत पीछे से चले आ रहे होते हैं और आपको पता है कि ये बस आपके गाँव से भी होकर गुजरेगी, तो बहुत पीछे से जब बहुत पीछे से लोग आपसे कुछ कहते भी हैं, आपका गांव बहुत दूर होता है, तो आप चुप सुनते रहते हैं कि बेटा तुझे बताऊंगा अपने गांव के आगे। और जैसे ही तुम्हारा गांव आता है तुम उसे उठा के दे बड़ाबड़ लपेटना शुरू कर देते हो। इसका मतलब ये होता है कि हर आदमी का अपना एक क्षेत्र होता है जहां तक उसकी दादागिरी सीमित रहती है। तो वैसे ही अगर तुम यहां पर मान लीजिए एक आवेश को रख देते हो, मान लो मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, तो ये अपने आसपास एक क्षेत्र बना लेगा। क्षेत्र का मतलब क्या है? किसी बाहर घूम रहे आवेश पर, मान लो ये एक आवेश है, ये एक बाहर घूम रहा है, तो इससे ये कहेगा कि देख दोस्त, तू इस क्षेत्र के बाहर कहीं भी घूम, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तू मेरी सीमा में आया, मेरी बाउंड्री में एंटर करेगा, तो मैं तुझ पर एक फोर्स लगाऊंगा। अब भाई ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसको खींच लेगा।
अगर मान लो कोई दूसरा आवेश होता पॉजिटिव तो ये इसको अपनी सीमा में घुसते ही भगा देता। क्या बताइए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई मान के चलिएगा ये चार्ज है, ठीक है, तो जैसे ही ये यहां आएगा, जैसे ही ये यहां आएगा तो ये क्या करेगा, इसको धक्का, मतलब इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और ये वाला जो है, जैसे ही ये वाला चार्ज यहां आएगा तो ये इसको धक्का दे देगा। यानी कि किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई बाहर का आवेश घुसने पर एक बल को महसूस करेगा, एक बल को महसूस करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। एक बार देखना जरा भाई, अभी साउंड क्लियर है? अभी एक बार बताएंगे साउंड क्लियर है क्या? एक बार सभी बच्चे बताएंगे अभी साउंड क्लियर है? साउंड प्रॉपर है? साउंड यार, ये साउंड का पता नहीं डेली रहता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि हर एक आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है, हर एक आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई बाहर का आवेश अगर आए तो वो बल का अनुभव करेगा, और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा बताइए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्लियर है? कि किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें वो आवेश, कोई बाहर का आवेश बल का अनुभव करेगा। अब चाहे तो आकर्षण का करेगा, चाहे तो प्रतिकर्षण का करेगा, ये उस पर निर्भर करेगा कि भाई उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए बताइए क्या क्लियर है आपको? वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्लियर है तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। बच्चे ने पूछा कि सर ये तो बात चलिए ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें ये तो बताइए कि अगर ये फोर्स, अगर यहां पर कोई फोर्स लगेगा, अगर इन दोनों के बीच में कोई बल लगेगा तो उसका रिलेशन क्या होगा वैद्युत क्षेत्र से? मैंने कहा उसका रिलेशन जो होगा वैद्युत क्षेत्र से वो ये होगा, आप कहोगे कि इस आवेश ने, जो कि यहां पर रखा हुआ है, मतलब जो कि यहां पर रखा हुआ है, इस आवेश ने कितना बल लगाया, इस आवेश ने कितना बल लगाया, इसी चीज को बोलेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चीज को बोलेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम बोलेंगे। ठीक है, कि किसी आवेश ने कितना बल लगाया, इसको बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी, अब इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, कि भाई ये क्या बता रहा है कि कितना तीव्र वैद्युत क्षेत्र है। और कितना तीव्र का मतलब क्या है, इस पर डिपेंड करेगा कि कितना तीव्र वैद्युत क्षेत्र है, कितना ज्यादा बल लगा पाएगा, है ना। तो इसका अगर हम मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन, इसका कुलाम हो जाएगा। तो क्या मात्रक हो जाएगा? न्यूटन पर कुलाम। ये आसान सी बात है। इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम वोल्ट पर मीटर कहते हैं। इसको भी होल्ड कर दीजिए, आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये मात्रक कहां से आता है, जबकि इंपॉर्टेंट ज्यादा यही है, यही मात्रक इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक सेकंड होल्ड करिए, आगे फॉर्मूला आएगा उससे हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड। कैसी क्वांटिटी है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर इसकी डायमेंशन की हम बात करेंगे तो बच्चा क्या कहेगा, सर फोर्स की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस 2। और आवेश की डायमेंशन कल मैंने आपको बताई थी, आवेश की विमा ए टी हो जाती है। ठीक है, तो कितनी विमा हो जाएगी? एम एल, ए ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, या अभी टी को लिख लो, टी एक ऊपर जाके माइनस का होगा, तो माइनस की 2 पहले से ही है, एक और आ जाएगी, माइनस की 3 आ जाएगी, और ए ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन है क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस 3 ए की पावर -1।
सर योज्यता के बारे में बता दीजिए। भाई योज्यता कुछ भी नहीं होती है धीरज, योज्यता का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए तुम्हें कहीं +4 कूलाम आवेश दिया हुआ है और उसी के साथ -5 कूलाम दे दे, उसी के साथ +6 कूलाम दे दे, तो तुम इन्हें सीधे सीधे जोड़ सकते हो। जैसे 6 और 4 10, 10 में से 5 गए तो 5, ये सिंपल होती है योज्यता। योज्यता का मतलब एडिटिविटी, एडिटिविटी का मतलब सिंपली ऐड कर देना, बहुत आराम से इनको ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब यह है कि कहीं पर भी तुमने अगर आवेश रखा है, कहीं पर भी तुमने अगर वैद्युत आवेश रखा है, तो उसने कितना ज्यादा बल लगाया, उस आवेश ने कितना ज्यादा बल लगाया, उस आवेश ने कितना ज्यादा बल लगाया, इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ नीतू बिल्कुल। जरा एक बार बताइए कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह सारी क्लियर है? बहुत बढ़िया, दिलशाद कहते हैं वेरी गुड। विकास सिंह, वैसे तो आपको देखो बुक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्त, अगर आप सारी इन चीजों को अच्छे से कर लेंगे तो बुक की कहीं भी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ सुजीत, आगे बात करेंगे उसके बारे में, वेरी गुड, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश के आसपास का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, और उसने कितना ज्यादा बल लगा पाया उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहते हैं। ठीक है, बताइए क्लियर है क्या आपको ये बात? अभी यहां तक का बताइए, क्या आपको यहां तक का क्लियर है? बच्चे वैसे 1 मिनट का वेट करेंगे, थोड़ा सा साउंड को एक बार चेक कर ले रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है। दो बंदे ठीक है भाई, 1 मिनट का वेट करेंगे, थोड़ा सा साउंड को चेक कर ले रहे हैं एक बार। कोई इशू तो नहीं है। एक बार बताएंगे भाई, आवाज अभी प्रॉपर है? जो आपको पहले थोड़ी बहुत भी डिस्टरबेंस था, क्या अभी सब कुछ क्लियर है? चलो, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए यहां पर तुमने एक चार्ज रखा, आवेश रखा, तो ये आवेश क्या करेगा? किसी चीज को प्रतिकर्षित करेगा। अगर यही आवेश नेगेटिव होता तो ये चीजों को आकर्षित करता। इन सारी चीजों को हम किससे दिखाते हैं? इन सारी चीजों को हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा पेपर में कि बताइए, जो धन आवेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की होती हैं? तो आप कहोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। यानी कि बस आपको ये बताना है कि उनकी दिशा कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा बाहर होती है, यानी कि धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो बाहर होती है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ बात करूंगा, अगर आप कहीं पे ऋण आवेश रख देते हैं तो उसके साथ दिशा जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। बस इतना ही इससे पेपर में पूछा जाएगा, और इतना ही आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव से अंदर आती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव में दिशा अंदर आती है। ठीक है, अब पूछा जाएगा अगर दोनों चार्ज एक साथ रख दिए जाएं, एक पॉजिटिव रख दिया जाए और एक नेगेटिव रख दिया जाए, एक यहां पर पॉजिटिव रख दिया जाए और एक यहां पर नेगेटिव रख दिया जाए, तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में चली जाएंगी। ये पॉजिटिव से निकल रही हैं और कहां जा रही हैं? नेगेटिव में जा रही हैं। इनकी दिशा जो होगी वो प्लस से बाहर निकल के कहां चली जाएगी? माइनस में अंदर चली जाएगी। प्लस से बाहर निकलेंगी और ये माइनस में अंदर चली जाएंगी। ठीक है,
कुछ इस तरह से बीच वाली रेखा बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बीच वाली रेखा बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये इनका पैटर्न है। अब सर पैटर्न कहाँ से ड्रॉ होता है? भाई ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पैटर्न है। अगर आप एक वास्तव में चार्ज को रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यवहारिक रूप से हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली रूप से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, यहां से पूछा जाएगा कि प्लस से कैसी निकलती हैं बाहर, माइनस में कैसी जाती हैं अंदर। देखिए प्लस से बाहर निकली हैं, माइनस में अंदर गई हैं। ठीक है, और इनके 2-3 गुण पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी मैं अभी आगे बात कर लूंगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 2 शीट हैं, एक शीट यहाँ पे रखी हुई है, एक शीट यहाँ पे रखी हुई है। शीट का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कोई भी आपके पास कागज है या आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है जो कि शीट की फॉर्म में है, ऐसे करके ये मान लीजिए कोई शीट की फॉर्म में है इस तरीके से। अब मान लीजिए इस शीट पर हमने क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और इस शीट पर नीचे वाली पर हमने क्या रख दिया? नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस में अंदर जाएगा, प्लस से बाहर निकलेगा, माइनस में अंदर जाएगा। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न यहां पर हो जाएगा। इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न यहां पर हो जाएगा। जरा बताइए अभी सभी को क्लियर है? एक बार बताएंगे क्या अब ये सभी को क्लियर है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? नेगेटिव में अंदर और पॉजिटिव से बाहर। बहुत ही बढ़िया दिलशाद, वाह तुमने क्या बढ़िया बात कही है। लड़का और लड़की है जो अट्रैक्ट करते हैं लड़के को ऑलवेज। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन है। वेरी गुड, ठीक है। कर्लिंग इन बोथ हैंड, बहुत बढ़िया आकाश, वेरी गुड। दिलशाद बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल राइट हो भाई, बिल्कुल राइट हो तुम, तुम्हारी बात को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो ये हो गई किसकी? वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बाद आगे चलते हैं और अगला मुद्दा जो आपका आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब देखिए जितनी भी हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी हैं, इनसे और क्या सवाल आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या सवाल पूछा जाएगा? पहली बात तो इनसे दिशा की बात पूछी जाएगी। तो आप कह देना कि सर इनकी जो दिशा होती है ना वो पॉजिटिव से बाहर की ओर होती है, नेगेटिव से अंदर की ओर होती है, यानी कि आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव, और इनवर्ड फ्रॉम नेगेटिव, इनवर्ड टू नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में कैसी होती है? इनवर्ड होती है। ठीक है, इनवर्ड टू नेगेटिव। उसके बाद देखिए दूसरी बात पूछी जाती है, एक दूसरी बात आप ध्यान रखना कि ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने बनाई है प्लस के और माइनस के लिए, ठीक है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो वो पूछेगा कि अगर तुम इन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक जा बनाते हो, जा क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है? आप किसी भी कर्व पर, किसी भी वक्र पर, मान लो लकड़ी है, इसको सिंपल ऐसे रख दो, ठीक है। मान लो आप इस वक्र पर ऐसे एक स्टिक रख दो, बस ऐसे करके एक स्टिक रख दो, तो हम क्या कहेंगे कि ये लकड़ी वक्र पर जा है, यानी कि ये जो स्टिक है ये इस कर्व पर टेंजेंट है। ठीक है, तो ये स्टिक जो है, मान लो मैंने एक ऐसे स्टिक रख दी, तो ये स्टिक क्या है? इस पर एक ज्या है, ऐसे करके मैंने एक स्टिक रख दी, तो ये स्टिक क्या हो जाएगी? इस पर ज्या हो जाएगी, एक टेंजेंट हो जाएगी। बाकी टेंजेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा। टेंजेंट क्या होता है कि अगर कोई भी मान लीजिए आपके पास गोल चीज है, ठीक है, आपके पास कोई भी क्या है? गोल चीज है जिसकी त्रिज्या आर है, तो इस त्रिज्या पर हम क्या रख दें? 90 डिग्री से एक लाइन खींच देते हैं, यहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन, ये त्रिज्या है और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, ये लाइन खींच दीजिए। यानी कि ये भी तो वही हुआ कि किसी भी कर्व पर आप एक स्टिक रख दो, बिल्कुल स्टिक रख दो, ये स्टिक जो दिशा बताएगी, ये स्टिक जो दिशा बताएगी, ये स्टिक जो दिशा बताएगी, इसको हम कहेंगे कि इस बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दिशा है किस चीज की। देखिए अगर तुम इस पर, अगर तुम
चलिए अब ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब साउंड आपका सॉल्व हो गया है। अब ध्यान देंगे, देखिए अगर तुम एक प्लस चार्ज को लेकर जाओगे यहाँ, ठीक है, एक प्लस चार्ज को यहाँ लेकर जाओगे तो माइनस चार्ज उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर एक प्लस चार्ज यहाँ से चलेगा तो माइनस चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो माइनस चार्ज को इसकी वजह से खींचा जा रहा है। माइनस चार्ज अगर इस रास्ते पे चल रहा है तो वो इसकी वजह से चल रहा है। जैसे कि मान के चलिए तुम एक पत्थर को गोल गोल घुमाओ, तुम एक पत्थर को गोल गोल घुमाओ, तो पत्थर गोल जो घूम रहा है क्या अपनी वजह से घूम रहा है या आपकी वजह से घूम रहा है? आप कहोगे सर हमारी वजह से पत्थर गोल घूम रहा है। अच्छा, पत्थर की चाहत क्या है? अगर तुम पत्थर से पूछोगे तो उसको एक काम करो, जैसे गोल गोल घुमा रहे हो ना, बीच में से कट कर दो, तो गोल गोल घूमता पत्थर एकदम से ऐसे निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। या ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गोल गोल घूमता पत्थर जैसे ही डोरी कट करोगे ऐसे गिरेगा? ऐसे नहीं गिरेगा वो। जैसे ही तुम पत्थर को घुमाओगे तो पत्थर कैसा जाएगा? बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा। यानी कि जब कोई आवेश यहां से चलना शुरू करेगा तो वो हर बिंदु पर बिल्कुल ऐसे भगना चाहेगा, है ना। हर बिंदु पर बिल्कुल उसकी दिशा क्या होगी? अगर मैं बहुत सारे बिंदु ले लूं, मान लीजिए ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, तो उसकी जो दिशा होगी बिल्कुल उस पत्थर की तरह होगी, ऐसे होगी। यहां से डोरी काटोगे ऐसे होगी, इस बिंदु पे देखोगे ऐसे होगी, इस बिंदु पे देखोगे ऐसे होगी, इस बिंदु पे देखोगे तो ऐसे होगी। लेकिन ये चार्ज है जो उसको जाने ही नहीं दे रहा। भाई जैसे पत्थर को तुम नहीं जाने देते हो, पत्थर को तुम नहीं जाने देते हो, पत्थर को तुम अपनी तरफ लगातार खींचे रखते हो, वैसे ही ये नेगेटिव आवेश जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे रखता है। और जो रास्ता बनता है उस पर खींची गई ज्या को हम क्या बोल देते हैं कि भैया ये इसकी दिशा को दिखाएगी। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आई एक्सप्लेनेशन, बस वो इतना समझ लो कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा हमें दी गई है, पेपर में आएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई ज्या क्या बताती है, तुम कह देना वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई ज्या क्या बता देती है? दिशा बता देती है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींचा गया कोई भी टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, वो सीधा चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है दिलशाद। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया? एक बार हम सब करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई ज्या क्या बताती है? दिशा बताती है। ठीक है जी, चलिए याद केवल आपको इतना ही रखना है। दूसरी बात है कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सर सब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया रजनीश, वेरी गुड भाई। पूछा जाता है कि वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पूछा जाता है काटती हैं नहीं काटती हैं, बस पेपर में तो आप कह दोगे जी नहीं काटती हैं। अच्छा जी, क्यों नहीं काटती हैं? देखिए इसलिए नहीं काटेंगी, मान के चलिए कि एक वैद्युत क्षेत्र रेखा ये है, ठीक है, मैंने इस पर एक पॉइंट लिया ये, और मैंने इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यानी कि ज्या बना दी, और मैंने कह दिया कि यहां पे जो भी आवेश रहा होगा इस बिंदु पर उसकी दिशा ये थी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तुमने साथ के साथ ये कह दिया कि एक दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो उसको यहां काट रही है, एक दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो इसको यहां पर कट कर रही है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, अब अगर तुम इस वैद्युत क्षेत्र रेखा के हिसाब से इस बिंदु पर, इस सफेद वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा के हिसाब से इस बिंदु पर अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ये आ जाएगा, है कि नहीं है भाई? इस अगर आप इस वाली रेखा पर स्टिक रखोगे तो वो उसकी दिशा ये बताएगी, और अगर इस वाली रेखा पर स्टिक रखोगे तो उसकी दिशा ये आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं बन रही हैं। क्या ऐसा संभव है? मुझे बताइए, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव नहीं है, अगर बच्चों ऐसा संभव नहीं है तो ये क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। जिसको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आई हो वो बस इतना याद कर लो कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। बिल्कुल भाई रजनीश, बिल्कुल पूरा ध्यान है। प्रिंस बिल्कुल आप कैसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए को पहले लिख लीजिए या बाद में लिख लीजिए। ट्रू लवर हैं सर ये, इसलिए नहीं काटती हैं। भाई दिलशाद तुम तो कोई बहुत बड़े मोहब्बत के मारे लग रहे हो, तुम तो यार ऐसी बातें कर रहे हो शायरी वाली। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो दो दिशाएं हो ही नहीं सकती। वेरी गुड, आप सही बात कर रहे हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है कि ये जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जैसे भाई आपने बना लिया कि प्लस से बाहर निकलेंगी माइनस में अंदर जाएंगी, प्लस से बाहर निकलेंगी और माइनस में अंदर जाएंगी। ठीक है, ये प्लस से बाहर निकलेंगी और माइनस में अंदर जाएंगी, कुछ इस तरह। तेरी पलकें ऐसे। तो क्वेश्चन आएगा क्या ये बंद वक्र बनाती है? बंद का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां पहुंच गई है तो क्या वापस अपनी जगह पे लौट के आएगी? तुम कहोगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा
कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा एक बार अगर निकल गई है तो वो अपनी जगह पे वापस लौट के नहीं आएगी, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। आपको ये 4 प्रॉपर्टी समझ में भी आ गई हो या ये 4 प्रॉपर्टी आपने याद भी कर ली हो तो आपने शायद 1 नंबर पक्का कर लिया है। शुभम भारती जो टेलीग्राम ग्रुप है ना भाई, वो रात को 8 से 10 बजे के बीच खुलता है। आप 8 से 10 बजे के बीच मैसेज कर लिया करें जो भी आपके इश्यूज हों, ठीक है। शुभम भारती, इनका ये डाउट था ना, ठीक है ठीक है। हाँ प्रिंस, मैंने आपको बता दिया। प्रिंस का डाउट भाई ये है, जैसे हम वो कह रहे हैं कि सर आपने लिखा है मान लो ml_t-2 a की पावर -1, तो अगर सर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या सही है, ml_a-1 t की पावर -2, तो हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। बट mlt को एक साथ लिख लेते हैं, इसलिए हम उसको एक साथ लिख के सबको बाद में लिखते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कुछ भी गलत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर अब वापस नहीं आती तो वो जाती कहाँ है, वो वहीं खत्म हो जाती है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो नदी निकलती है एक जगह से तो वो अपनी जगह वापस छोड़ जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। शादी अली, वेरी गुड। यूपी जीके की पीडीएफ भाई डलवा तो दी है, अभिषेक पटेल यूपी जीके की पीडीएफ डल चुकी है, आपका कंप्यूटर की क्लासेस भी डल चुकी हैं। बस अब मेंटल एप्टीट्यूड की क्लासेस देखिए हमारे पास है ही नहीं, कभी किसी ने मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ाया नहीं है, तो आपको उसके लिए लाइव का जुगाड़ करवाया जा रहा है कि अगर कहीं से लाइव का जुगाड़ हो जाए तो बेहतरीन रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड उसकी है ही नहीं हमारे पास। चलो बाकी आपको कुछ भी चाहिए कि भाई कुछ रह गया था, डलने को रह गया हो तो मुझे ग्रुप में बता देना, वो भी आपकी समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। विद्युत और वैद्युत, हाँ बिल्कुल एक ही बात है विकास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये बात हो गई वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक पतले गोलीय कोश के कारण, इसकी हेडिंग ही गायब है, मैं हेडिंग डाल देता हूं, एक पतले गोलीय कोश के कारण, एक पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसको अलग ही लिख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। एक पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इंग्लिश में ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है। एक पतली गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए आप यहां क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि मान के चलिएगा एक हमारे पास गोला है, ठीक है, और ये कैसा है, कोश का मतलब होता है खोखला, कोश का मतलब क्या होता है, खोखला होता है। ये रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, विघ्नेश मैं वही तो बता रहा हूं कि अगर ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये कंप्लीट नहीं होती हैं, इसलिए बंद लूप कभी भी नहीं बनाती हैं। ये चीज मैंने यहां पे देखिए क्या बताई आपको, मैंने यही तो बताई थी, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र कह दीजिए या बंद लूप कह दीजिए, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। चलिए, तो गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। हमारे पास एक गोला है, जैसे कि मान लीजिए आप एक बॉल है, और बॉल कैसी है, अंदर से खोखली है, बॉल बिल्कुल अंदर से होलो है, यानी कि खोखली है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब कहां कहां पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। मान के चलिए मैंने माना इसकी जो त्रिज्या है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो है छोटी r, ठीक है, इसकी त्रिज्या है छोटी r। हम इसमें कोई बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं अंदर, एक परिधि पे हो जाएगा और एक बिल्कुल इससे बाहर हो जाएगा। मैंने कहा जो अंदर की तरफ बिंदु है उसकी दूरी है r डैश, यानी कि जो इसमें अंदर बिंदु है उसकी दूरी r डैश है, और जो बाहर बिंदु है उसकी दूरी है r, कैपिटल R मान लो बस, ठीक है। यानी कि हमने 3 बिंदु ले लिए, बिंदु नंबर 1 यहां पे ले लेते हैं, बिंदु नंबर 1 ये हो गया पॉइंट नंबर 2, और ये हो गया पॉइंट नंबर 2। इसकी यहां से दूरी छोटा r है, इसकी यहां से दूरी r डैश मान ली, और इसकी यहां से दूरी r मान ली, ये मैंने अपनी तरफ से दूरियां मान ली है, ठीक है।
चलिए जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नंबर 1 पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। नंबर 1 पॉइंट कहां, परिधि पर। आपसे पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र कहां पूछा जाएगा जी, परिधि पर पूछा जाएगा। परिधि पर, परिधि पर यानी कि एट सरकमफेरेंस। देखना आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, और बहुत ही आसान आते हैं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होने में 1 सेकंड लगेगा, और अगर तुम पढ़ लोगे उनको तो क्वेश्चन को सही होने में आधा सेकंड मात्र लगेगा। तो क्वेश्चन को बस पढ़ने की बात है। अगर आपने यहां पढ़ लिया और सुन लिया तो आराम से हो जाएगा आपका काम। देखिए जी, तो परिधि पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। अब देखिए, हमने वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से देखना। वैद्युत क्षेत्र होता है बल बटे कोई एक आवेश, ठीक है। चलो, अच्छा, बल कहां लगता है भाई? बल लगता है हमेशा 2 आवेशों के बीच में। अगर तुम बल का फॉर्मूला देखोगे तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, के, यानी कि 1/4πε0। उसकी जगह मैंने के लिख दिया। के, 2 आवेश ले लो, एक क्यू ले लो, एक क्यू, मान लो एक तो ले लो क्यू, एक ले लो Q1, ठीक है, बटे आर का स्क्वायर, बटे आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे आप देखिए एक क्यू नीचे से आ रहा है पहले से ही, तो इससे ये मारा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, के Q1 बटे आर का स्क्वायर। अब चाहे तुम उसे Q1 कहो, चाहे Q2 कहो, चाहे Q कहो, एक ही तो आवेश है, उसको कुछ भी कह लेना। यानी कि कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला परिधि पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा के Q1 बाय आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि परिधि पर तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये बताइए नंबर 3 पॉइंट पर बता दीजिए, नंबर 3 पॉइंट पर बता दीजिए। नंबर 3 पॉइंट कहां, आउटसाइड है, यानी कि बाहर है। तो भाई बाहर के लिए क्या परिवर्तन होगा, बाहर के लिए परिवर्तन ये होगा कि के, भाई ये तो सब सेम है, आवेश तो सब सेम रहेगा। मैंने कहा है कि मान लो इस पे बहुत सारा चार्ज है, और चार्ज क्या है इस पे, मान लो Q1 है, इस पे बहुत सारा चार्ज क्या है, Q1 है। पूरे इसकी सरकमफ्रेंस पे, पूरी इसकी परिधि पर कितना आवेश बटा हुआ है, Q1 से नहाया हुआ है। जैसे कि मान लो तुमने किसी बॉल को पानी में डाल के निकाल लिया हो और उस पर पानी सतह पे चिपक गया हो, वैसे ही इस पर बहुत सारा आवेश सतह पर चिपक गया है, ठीक है। बिल्कुल आराम, आप सही कह रहे हो। के Q1 और हमने दूरी क्या मानी है, आर मानी है, आर का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान बात है भाई। यहां दूरी कितनी थी, आर, पहले पॉइंट के लिए, तीसरे पॉइंट के लिए बड़ा आर था, तो मैंने बड़ा आर ले लिया। अब चलते हैं, बात आती है मेन बात की, पॉइंट नंबर 2 पे बताओ, यानी कि इनसाइड, इनसाइड अंदर कितना होगा। तो इतने तो आप भी समझदार हैं, अब भाई अंदर बता सकते हैं। तो पहले मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों का फॉर्मूला आपको समझ में आया, और ये भी बता दीजिए कि अंदर कितना होगा, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आरव, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हेड ऑपरेटर की जो, हाँ कल होगी ज्योति, तो कल और परसों हम हेड ऑपरेटर के लेवल को थोड़ा सा एडवांस पे लेके चलेंगे, जिसमें हम यूनिट वाले चैप्टर को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, दिलशाद जी ने ये कहा है। अब पता नहीं दिलशाद आपने नंबर 3 पॉइंट के लिए बताया है, नंबर 2 पॉइंट के लिए बताया है। तो पहले इतना बताइए, क्या ये आपको समझ में आ गया, और उसके बाद फिर हम आगे की कहानी को देख लेते हैं। सोनू कुमार ने अब तक सही आंसर दिया है भाई, वाह सोनू, सोनू लिख के ले लो, तुम बहुत नजदीक हो भाई सिलेक्शन के। कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक हैं, कृष्ण कुमार आप सिलेबस को देखना एक बार, कंप्यूटर के भी थोड़े से टॉपिक है, जो क्लास दी गई है उनको पढ़ लेना, आराम से कंप्यूटर कवर हो जाएगा। अरे ठीक है, नीचे आप किसी को काट लेना विवेक, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के एक आवेश यहां रखना है जो कि ये है ना, बस ये वाला आवेश जो है वो यहां रख देना है। तुम इसको Q1 कह दीजिए, चाहे तुम इसको Q2 कह दीजिए। ये चैप्टर हेड ऑपरेटर में नहीं है। हेड ऑपरेटर की क्लास भाई रेडियो ऑपरेटर वाले मत लेना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सर के ऊपर से जाएगा। मैं कह रहा हूं उसका लेवल ज्यादा है, तुम्हें इतना पढ़ना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, युवराज ने अब तक बढ़िया आंसर दिया है। बाकी कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि सर इसके लिए क्या करना है, बस भाई इसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा बस इतना कर दो, के Q1 और डिस्टेंस कितनी है सर, r डैश है, r डैश का स्क्वायर कर दो, है ना, r डैश का स्क्वायर कर दो। जी नहीं, ये सूत्र यहां पर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पीछे एक बात क्या बताई थी, कि आपको याद है मैंने कहा था कि अगर तुम किसी गोल चीज के अंदर आवेश भर भी देते हो तो वो आवेश उसमें अंदर नहीं रहता है, वो उसकी परिधि पर बट जाता है। बताइए, कल मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर मैं इस बात को दिखाऊं तो मैंने कहां बोला था ये बात, मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आवेश जो है वो चालक के कहां रहता है, केवल सतह पर रहता है, बीच में उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा।
अगर तुम किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को, चाहे वो गोल हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम उसको चार्ज देते भी हो तो वो बीच में नहीं रुकेगा, वो उसकी परिधि पे जाके चिपक जाएगा। अरे भैया मेरे, जब अंदर आवेश ही नहीं है, जब अंदर इसमें आवेश ही नहीं है, जब अंदर इसमें चार्ज ही नहीं है, यानी कि ये चीज तो जीरो है। जब ये चीज जीरो है तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और मैं ठोक के कह रहा हूं कि जितनी सारी चीजें जीरो हों, जितनी सारी चीजें इनफाइनाइट हों, उनको तो वहीं की वहीं खून में घुसा लेना, बिल्कुल घुसा लेना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, यहां से कोई नहीं पूछेगा, यहां से कोई नहीं पूछेगा, यहां से पूछा जाएगा, क्योंकि गलती यहां होने के चांस है। जहां गलती होने के चांस है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब एक नॉर्मल बच्चा जो कभी नहीं पढ़ के जाएगा उसको नहीं पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र किसी गोलीय कोश के अंदर जीरो होगा, लेकिन जो पढ़ के जाएगा उसको बहुत आराम से चीजें पता होंगी। तो अगर आप जितना पढ़ रहे हैं ना, जितना आपको क्लास में बताया जा रहा है, उतना भी बस पढ़ते रहो, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल अरुण भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जरा मुझे बताइए कि आपको ये सारी बातें क्लियर हैं? क्या आपको ये क्लियर है? एक बार थम्स अप करेंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आएगी, बस बेसिक नॉलेज। जो क्लासेस आपको दी गई है ना भाई, उनको कर लो आप, उन्हीं में से हो जाएगा। जैसे ये जो सामान्य ज्ञान है ना, मैंने आपका सिलेबस खोला हुआ है असिस्टेंट ऑपरेटर में, आप विज्ञान सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में जाना, तो सामान्य ज्ञान में साइबर क्राइम ये सब दे रखा है, तो इन सब चीजों को पढ़ के चले जाना, आसान है साइबर क्राइम। तो सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, तो ये सब जो है ना, ये सब कंप्यूटर के टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसे होगा भाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? आर्त त्रिज्या के गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? तुम सीधा सीधा आंसर कर देना जी, क्या होता है? जीरो होता है। गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका? जीरो होता है। बस इतनी सी बात आपको कह देनी है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? शायद किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को, सिंगल बच्चे को दिक्कत हो तो बताइए, उसको वो बताया जाएगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है विनीत, बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला मुद्दा जो आता है वो आता है वैद्युत फ्लक्स। क्या आता है जी? वैद्युत फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। अब देखिए फ्लक्स क्या होता है, मेरी बात को आप समझना। मान के चलिए मैं दो शीट ले लेता हूं, शीट का मतलब दो एरिया ले लेता हूं ऐसे। अब ये एरिया कैसा है? ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। मान लो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। चलो इसको ऐसे, इससे बनाते हैं, बन पाएगा? दो एरिया ले लेते हैं, एक ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब मैंने यहां पर वैद्युत आवेश रख दिया, मान के चलिए मैंने यहां पे वैद्युत आवेश रख दिया, कुछ आवेश रखा मैंने, इसको बोल दिया Q, और यहां पे मान लो इसको बोल लेते हैं Q1। मैंने कोई दो आवेश रख दिए। अब इस आवेश की वजह से इस एरिया से मैंने देखा कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। भाई मान लो ये पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? प्लस के आवेश हैं। मैंने देखा इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, इसकी वजह से, यहां पे रख दो और इसे, इसको यहां पे रख लेते हैं। इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं वो इतनी है, एक हो गई, दो हो गई, उसके बाद तीन हो गई और चार हो गई। केवल इतनी सी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, ठीक है। और मैंने माना कि जो ये वाला आवेश है हमारा, जो इधर वाला आवेश है, इसको भी यहीं रख लो मान लो, और मैंने देखा इससे कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, तो मैंने ये देखा इससे बहुत सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, इससे ज्यादा क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं। अब भाई आप ये देखिए कि सर क्षेत्रफल तो सेम है, भाई जितना एरिया इसका है, जितना एरिया इसका है, जितना एरिया इसका है, एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, वही एरिया इसका है, यानी कि एरिया दोनों का सेम है। लेकिन इससे पास होने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है और इससे पास होने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आवेश कम स्ट्रांग है और ये आवेश ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि अगर ये 5 कूलाम का है तो ये 10 कूलाम का होगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं कि किसी भी निश्चित क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली रेखाओं की संख्या है, उसी चीज को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब आगे तुमसे अगर कोई वैद्युत फ्लक्स बोले, मैं वैद्युत फ्लक्स बोलूं, तो तुम बस इतना समझ लेना कि वैद्युत फ्लक्स का भैया सीधा मतलब है कि उस हिस्से से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अगर मैंने तुमसे कहा कि कहीं जो फ्लक्स है वो 10 है और मैंने कहा कहीं फ्लक्स 20 है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि
वहां पर वैद्युत क्षेत्र कमजोर है और जहां 20 है वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है। बताइए क्या क्लियर है? क्या आपको यह चीज क्लियर है कि जो कमजोर आवेश होगा उससे कम रेखाएं गुजरेंगी और जो बहुत मजबूत आवेश होगा, जो स्ट्रांग आवेश होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उससे ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी। इतनी सी बात है। ठीक है ज्योति, मैंने बताया मान लीजिए 5 कूलाम का आवेश है ना, मैं कह रहा हूं इससे कुल 10 रेखाएं गुजर रही हैं और मैंने कहा ये 10 कूलाम का आवेश है तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी और गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं? वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, फ्लक्स को हिंदी में कभी कभी, वैसे तो फ्लक्स ही देता है ज्यादातर, परंतु हिंदी में कभी कभी अभिवाह भी दे देता है। अभिवाह ऐसे करके भी दे देता है, तो इस चीज का भी आप एक बार ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने एक जबरदस्त बात कही है कि खराब मौसम हो रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन आया करता था पहले सीबीएसई बोर्ड में, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे कि अगर मान लीजिए कहीं पे आप जा रहे हैं और अचानक से बिजली कड़कती है, बिजली कड़क रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, तो क्या आपको अपनी कार से उतर जाना चाहिए? जी नहीं, आपको अपनी कार में ही रहना चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत आवेश जो होगा वो केवल कार पे बाहर होगा। अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है? 0। अंदर वैद्युत आवेश कभी भी रुकता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब तक आप अंदर रहेंगे कार में, आपको कोई भी हानि नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ज्योति, वेरी गुड। अमित यादव, बहुत सारा प्यार भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी और कितना क्षेत्रफल था। ठीक है, कि मतलब कितना तो ये वैद्युत क्षेत्र है भाई, जैसे वैद्युत क्षेत्र भी तो कुछ होगा। मान लो मैंने कह दिया कि ये 10 है, 10 न्यूटन पर मीटर का है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक यही होता है। और ये जो क्षेत्रफल है मान लो ये है 5 मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा इन दोनों की गुणा, यानी कि 10 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। क्या सभी को क्लियर है? और अगर यूनिट की बात करोगे तो भाई यूनिट ऐसे निकाल लोगे। देखिए 10 के साथ क्या यूनिट थी? न्यूटन पर मीटर, और 5 के साथ क्या यूनिट थी? मीटर स्क्वायर यूनिट थी। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? सॉरी, न्यूटन पर कूलाम थी, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलाम, मीटर नहीं होगी, न्यूटन पर कूलाम। इसको बोलो न्यूटन पर कूलाम। तो यहां पे यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम और क्षेत्रफल की यूनिट थी मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक यूनिट तो इसकी ये हो सकती है, लेकिन पेपर में ये यूनिट नहीं पूछी जाती है। पेपर में ये यूनिट नहीं पूछी जाती है। आपसे यूनिट जो पूछी जाती है पेपर में वो पूछी जाती है ये वाली। इसका मात्रक जो होता है, एक तो न्यूटन मीटर पर कूलाम हो गया, या चलो पहले बताइए यहां तक समझ में आया आपको? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। एक बार और ध्यान से देखो अखिलेश, एक बार और ध्यान से देखना भाई। सर मीटर स्क्वायर, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, सॉरी यही यूनिट पूछी जाती है। जो दूसरी यूनिट आप वेबर बता रहे हैं, वेबर भैया इसकी यूनिट नहीं होती है, वो चुंबकीय फ्लक्स की होती है, वैद्युत फ्लक्स की नहीं होती है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है। ठीक है, इसकी यही यूनिट होती है जो आप वेबर बता रहे हैं। वेबर यूनिट आपकी चुंबकीय फ्लक्स की होती है, इसकी नहीं होती है। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ही होती है। अब वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, इस चीज पे याद रखना। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि होता है, इस चीज को आप याद रखना। ई क्या है? यहां पे मैंने बताया आपको, पीछे वैद्युत क्षेत्र है और ए क्या है? एरिया है। तो एक बार बता दीजिए क्या वैद्युत फ्लक्स सभी को समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र का वेबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र का वेबर होता है। एक बार बताइए क्या आपको समझ में आया? आ गया समझ, बहुत बढ़िया। हाँ, वो सब गॉस जो होती हैं, वेबर जो होती है, मैक्सवेल जो होती हैं, आप केवल फ्लक्स पढ़ लेते हो। फ्लक्स नहीं, 2 फ्लक्स होते हैं, एक तो वैद्युत फ्लक्स होता है और एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो जो आप यूनिट बता रहे हैं वो चुंबकीय फ्लक्स की होती है। रवि कुमार, बिल्कुल सब कुछ शो हो रहा है, सही है जी। तो इसका मात्रक हो गया, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मैंने कहा कि ये जो क्षेत्रफल है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल देखो ऐसे आएंगे। 10 मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है, और इससे जो वैद्युत क्षेत्र पास हो रहा है उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता है मान लीजिए
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी क्षमता है 50 न्यूटन पर कूलम। अब बताइए यहां से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, बताओ इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? 10 गुणा 50। वेरी गुड, आ गया समझ में, वेरी गुड सुनीता, बहुत बढ़िया। तो जरा बताओ अगर आपको समझ में आ गया, एक क्वेश्चन करके बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको चीजें समझ आ रही हैं कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। बिल्कुल बिल्कुल अंश, बहुत बढ़िया। दिलशाद बहुत बढ़िया। वेबर जो है वो मैग्नेट में होता है, बहुत ही बढ़िया। दिलशाद का नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है। तो प्रीति हैं, शांतनु हैं, शिखर हैं, आरव हैं, सत्य यादव हैं, अखिलेश हैं, ज्योति चौहान हैं, विकास कुमार हैं। बहुत ही बढ़िया आप लोगों के आंसर हैं। और आप, सिंपल सी बात है, बस ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। कितना होता है ई डॉट ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है 50 और क्षेत्रफल आपका है 10, तो कितना आंसर हो जाएगा 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगली चीज पर, और अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी? गॉस की थ्योरम, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझो। देखिए अगर आप 12वीं क्लास में होते तो वैद्युत फ्लक्स यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही पढ़ना है। लेकिन 12वीं क्लास में बड़ी बड़ी डेरिवेशन होती है, हालांकि कंपटीशन में डेरिवेशन का कोई काम ही नहीं है, डेरिवेशन थोड़ी पूछी जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कई कई बार कि बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन लगानी पड़ती है, तब जाके किसी निश्चित चीज के लिए फ्लक्स निकाल पाते हैं। मतलब अगर हमें फ्लक्स निकालना हो, मान लो लंबे तार के लिए या किसी भी चीज के लिए फ्लक्स निकालना हो, तो हमें बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन लगानी पड़ती है। लेकिन गॉस साहब क्या कहते हैं, बिल्कुल चश्मे चश्मे लगा के गॉस साहब वहां आते हैं जब बच्चे डेरिवेशन कर रहे हैं लंबी चौड़ी। गॉस साहब आते हैं बिल्कुल चश्मे चश्मे लगा के। गॉस साहब ने कहा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा सर फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सर फ्लक्स निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा अबे क्या कर रहे हो यार, देखो अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना है, उन्होंने कहा फ्लक्स निकालना है तो वो फॉर्मूले छोड़िए, ये फॉर्मूले बेकार फॉर्मूले हैं, ई डॉट ए वी डॉट ए कर छोड़ो यार। फ्लक्स निकालने का सही तरीका क्या है? फ्लक्स निकालने का सही तरीका उन्होंने कहा, मान लीजिए ये कोई चीज है ना जी, ये बंद है। उन्होंने कहा लेकिन देखो मेरे जो जुगाड़ है ना वो बंद में चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बंद है भाई, मान लो इसके अंदर रखा हुआ है आवेश क्यू, ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पे जो माध्यम है वो क्या है? हवा। हवा यानी कि आप निर्वात मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये कह दो हवा कह दो निर्वात कह दो, कुछ भी नहीं है, सारी एक बात ही है। यानी कि उसकी परमिटिविटी आपको पता होना चाहिए। परमिटिविटी के बारे में हमने कल ही बात की थी। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है आपकी जो माध्यम का ख्याल रखती है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर स्थित जो आवेश है उसको आप परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, आपको वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। इतना आसान सी बात है। यानी कि आप जो ये फॉर्मूला लगा रहे हो इसको छोड़ो, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि गॉस थ्योरम क्या कहती है? क्वेश्चन आएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा गॉस का नियम है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नांकित में से कौन सा गॉस की प्रमेय है, कौन सा गॉस का नियम है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिए होंगे कि फाई बराबर ई डॉट ए, या फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आपसे पूछ लिया जाएगा मान लो फाई बराबर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर ई अपॉन ए। इनमें से कौन सी गॉस की थ्योरम है? इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। भाई केमिस्ट्री आपकी ओवर हो चुकी होगी ऋषिकेश। अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर में हैं तो केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, और अगर आप हेड ऑपरेटर में हैं तो आपकी जो 2-4 टॉपिक थे वो आपके सर ने ओवर करा दिए हैं। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कितना आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सत्या। यूनिट यहां से भी वही निकलेगी, अगर आप निकालना चाहो तो इसकी यूनिट रख के देख लेना, इसकी यूनिट रख के देख लेना, यूनिट यहां से भी वही निकलेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए यूनिट की एक खास बात होती है कि यूनिट आप चाहे किसी फॉर्मूले से निकालो, और एक राशि के कई कई फॉर्मूले भी हो सकते हैं। मात्रक आप किसी भी राशि से निकाल लेना, मात्रक हमेशा सेम रहता है। चलो आगे चलते हैं बच्चे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन आ गया जी पेपर में ये कि घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर ऐसे मान लो घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, अगर घन के अंदर क्यू आवेश रखा है, अगर घन के अंदर क्यू आवेश रखा है। The flux passing through from one side of cube is if Q charge is placed inside it,
अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक एक घन है, ठीक है जी, ये घन बना लेते हैं एक बहुत सुंदर सा, ये हो गया। अब देखिए जैसे ही आप इसमें, ये घन हो गया आपका, अब इसमें जैसे ही आप कोई वैद्युत आवेश रखते हैं तो क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो चारों तरफ से निकलनी शुरू हो जाएंगी, चार नहीं 6 तरफ से निकलनी शुरू हो जाएंगी। भाई कहां कहां से निकलनी शुरू हो जाएंगी, एक ऊपर से निकलेंगे, एक यहां से निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, इधर से भी निकलेंगी, बाहर से भी निकलेंगी और पीछे से भी निकलेंगी। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी जगह से निकलेंगी, 6 जगह से निकलेंगी। मेरी बात से आप सहमत हो? अच्छा जी, फ्लक्स क्या होता है? देखिए फ्लक्स होता है, हमने पढ़ा था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब आप खुद ये देखिए कि ये जो आवेश है, अब इसकी जो ताकत है, इसकी ताकत क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वो 6 जगह से नहीं निकल रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल निकल रहा है। अब मान लो इसकी ताकत जो है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी जगह से निकल रहा है, 6 जगह से। तो एक जगह से केवल 1/6 हिस्सा ही तो निकलेगा। एक जगह से कितना निकलेगा, केवल 1/6 हिस्सा। उसने एक सरफेस से पूछा है, टोटल से नहीं पूछा है, एक सरफेस से पूछा है, एक पृष्ठ से उसने केवल पूछा है। तो मुझे ये बताइए कि भाई साहब क्या जो फ्लक्स है उसका एक पृष्ठ से निकलने वाला 1/6 हो जाएगा? अगर टोटल से हम कहते हैं कि एक निकल रहा है और एक चीज 6 हिस्सों से निकल रही है, तो एक जगह से कितनी निकलेगी, 1/6 निकलेगी। इस तरह के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अगर कुल पूछेगा, अगर पूछे सभी पृष्ठों से निकलने वाला कितना है, तो सिंपल आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह देंगे। डाइस 6 पलक, बहुत बढ़िया रश्मि। तो जरा बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई है? एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे कि क्या ये बात आपको समझ में आई है कि वैद्युत फ्लक्स जो होगा घन के एक पृष्ठ से अगर निकलेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, क्योंकि इसके 6 हिस्से हैं और 6 के 6 हिस्सों से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा होगा, तो एक से कितना निकलेगा, 1/6 निकलेगा। यानी कि अगर मैं कहूंगा कि टोटल जो फ्लक्स बन पाया यहाँ 60 बन पाया, 60, तो भाई 10 यहां से निकल जाएगा, 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 10 बाहर से निकलेगा, 10 अंदर से निकल जाएगा। यानी कि 60 का एक सरफेस से अगर 10 निकल रहा है तो कितना है, 1/6 है। अब कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 6 को डिवाइड कर दोगे आप, है ना। तो अगर एक सरफेस से पूछेगा तो 1/6 हो जाएगा, एक सरफेस से 1/6 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि टोटल कितना है, तो आप कह दोगे सर टोटल तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। टोटल में क्या दिक्कत है, आवेश की वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, काम हो जाएगा। ये सर समझ आया है, बहुत बढ़िया। सर 2 से निकले तो अब आप खुद देख लो, अगर मान लो 2 से निकलेगा तो कितना निकल जाएगा भाई, 1/6 प्लस 1/6। भाई 2 से कितना निकलेगा, 1 से 1/6 निकल रहा है, 1 से भी 1/6 निकल रहा है, तो 2 से 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। 2 से कितना हिस्सा निकलेगा, 1/3 निकलेगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपको चीजें समझ में आ गया। संजय कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, पहली बार, बहुत बढ़िया संजय। बाकी देखिए मेरी भी कोशिश यही होती है, चूंकि आपके लिए ना ये थोड़ी सी नई चीजें हो सकती हैं 12th की। मान लो आपने पढ़ी भी होंगी तो 4-5 साल हो गए यार, बहुत दिन हो जाते, 4-5 साल, आपको नहीं पता होगा क्या है, और हो सकता है आपने उस समय पे उतनी ज़्यादा सही तरीके से ना भी पढ़ी हो। तो मेरी भी कोशिश होती है बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को समझाने के। अब देखिए ऐसे सवाल अगर पेपर में किसी ना पढ़े हुए बच्चे के लिए आ जाएं तो भाई मैं मानता हूं कि फिर उनको वो निश्चित तौर पर गलत करके आएगा। और अगर आप क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सही करके आओगे और ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। फिजिक्स का एक अहम रोल है आपकी सिलेक्शन में। इस वाले एग्जाम में अगर आप फिजिक्स को लाइटली लेते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रांग हैं वही नॉर्मल बच्चे के भी स्ट्रांग हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे आप ही के जैसे हैं जो एसआई वगैरह में रह गए होंगे या फिर जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होंगे। डिसाइडिंग फैक्टर मेरिट के लिए केवल फिजिक्स रह जाएगा। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा फिजिक्स देखिए कांस्टेबल लेवल से तो ऊपर है। अगर मैं तुम्हें कांस्टेबल लेवल से ऊपर ना कराऊं, इन चीज़ों को ना कराऊं, तो तुम एग्जाम में बैठ के मुझे गाली दोगे। इससे अच्छा है कि हम यहीं पे मेहनत कर लें, गाली वाला काम ना करें, ना तुम पश्चाताप वाला काम करो। थोड़ी सी मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी और मैं तो आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ चीज़ों को लेके। बेहतर तरह से समझ में आएंगी। एक बार में नहीं समझ में आती है 2 बार में बोल दीजिए, 2 नहीं समझ में आती है 3 बार में बोल दीजिए। ऐसी चीज़ें नहीं है कि समझ में नहीं आएंगी यार, फिजिक्स है, बस आपका कहना थोड़ा कॉन्टैक्ट हटा पड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी देर लग सकती है। लेकिन फिजिक्स ऐसा तो है ही नहीं, भौतिक विज्ञान ऐसा तो है ही नहीं कि समझ में नहीं आए, सब कुछ प्रैक्टिकल है इसमें। बहुत बढ़िया अरुण, वेरी गुड। सर जी मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ और समझ में आ रही है, वेरी गुड। इतने अच्छे से 12th में भी नहीं पढ़ा, ठीक है ऋषु, थैंक यू। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका फ्लक्स। अब फ्लक्स के बाद थोड़ा सा कल आगे चलेंगे, अगर आज करेंगे तो थोड़ी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। फ्लक्स के बाद थोड़ा सा कल आगे चलेंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को ही आगे बढ़ाएंगे और वैद्युत क्षेत्र में केवल आपका 10 मिनट का काम और रह गया है। फिर कल जो टॉपिक चलेगा आपका वो चल जाएगा वैद्युत विभव।
सही है। तो अभी तक हमने आवेश पढ़ लिया है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया है, साथ के साथ ना दिमाग में एक मैप भी रखा करो। जैसे मैंने पहले दिन आपको ये बताया था कि हम आवेश पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, धारिता पढ़ेंगे, धारा पढ़ेंगे। 5 टॉपिक हमें 3 चैप्टर मिला के पढ़ने हैं। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे, आपके सिलेबस के हिसाब से देखोगे, 3 चैप्टर में 5 टॉपिक हैं, जिनमें से 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वैद्युत क्षेत्र जो आज हमने शुरू किया था उसका केवल 10 मिनट का हिस्सा बचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया अरुण, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं सबीर, आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, समझ में हो जाएगा। हाँ, कल की क्लास भाई असिस्टेंट ऑपरेटर वाले मत लेना। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग 2 दिन में ना इन 4 दिनों का रिवीजन करना अच्छे से। 3 दिन और भी आपके पास, फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे आराम से आप उनका रिवीजन करना। अभी कोई क्लास है क्या इनकी, इस बैच में, इन बच्चों की? भाई एक बार बताएंगे क्या आपकी इसके बाद कोई क्लास है? जल्दी से मुझे यस या नो करके बताएंगे। क्या आपकी इसके बाद कोई क्लास है? यस या नो करके बताओ। अगर 3 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अंश, बहुत बढ़िया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी। 11 बजे से है ना, अभी तो कोई नहीं है ना, तो एक काम कर लेते हैं, इस टॉपिक को फिनिश ही कर लेते हैं, क्योंकि हम मंडे में मिलेंगे तो फिर आपके लिए फिनिश हो जाना चाहिए पूरी तरह से ये टॉपिक। ठीक है, तो फिर इसको फिनिश ही कर लेते हैं ना, क्योंकि अब हम मंडे में मिलेंगे तो फिर आपके लिए टॉपिक बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक बचे। तो चलिए, बस आपका 10 मिनट का काम हो रहा है, इसको फिनिश कर लेते हैं। देखिए ये है आपका डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव। अब देखिए द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, अगर आप इसके नाम पे ही जाएंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। डाइपोल ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल हों, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पोल हों, 2 ध्रुव हों। 2 ध्रुव का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक प्लस क्यू रख देते हो और आप एक माइनस क्यू रख देते हो तो इसके 2 सिरे बन गए, 2 ध्रुव बन गए। जैसे कि डंबल होता है, डंबल, तो डंबल पे क्या होता है, कुछ वेट इधर लटका होता है और कुछ वेट इधर लटका होता है कि नहीं है, और बीच में पकड़ने का कुछ रहता है। और मैंने इनको एक आर दूरी से जोड़ दिया, या कोई भी दूरी आप मान लीजिए, ये दूरी से मैंने इनको जोड़ दिया है। एक आपका प्लस क्यू आवेश था, एक आपका माइनस क्यू आवेश था। यानी कि आवेश हमें कैसे लेने हैं, विपरीत लेने हैं, एक प्लस लेना है, एक माइनस लेना है, लेकिन उनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उनके परिमाण बराबर होने चाहिए। जैसे कि ये अगर हमारे पास मान लो 5 कूलाम का था तो ये -5 कूलाम का होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर ये +5 कूलाम का है तो इसको हमें -5 कूलाम का लेना है। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ऐसी सिस्टम जिसके 2 सिरे हों, जिसके 2 ध्रुव हों। ठीक है, जिसके कितने ध्रुव होने चाहिए बच्चों? 2 ध्रुव होने चाहिए। इसको बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है। पूछा जाएगा किसी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होता है क्या? एक आवेश को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र को ही हम द्विध्रुव कहते हैं? या 2 ऐसे आवेशों का निकाय जो परिमाण में तो समान हैं परंतु प्रकृति में विपरीत होते हैं को द्विध्रुव बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर जो परिमाण में तो समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। प्रकृति का मतलब एक अगर प्लस है तो दूसरे को माइनस होना पड़ेगा। ठीक है जी, लाइक तराजू। बहुत बढ़िया ऋषु। अब इनके बीच की दूरी मान लो कितनी है? 2a है। अब सर आपने r क्यों नहीं मान ली? देखिए अगर तुम 12th में होते तो क्या होता 12th में कि हमें बार बार इसकी डेरिवेशन करनी पड़ती है लंबी चौड़ी, और इसको आधा करना पड़ता है। तो 2a का आधा करने में आसानी हो जाती है। भाई 2a का आधा करोगे a आ जाएगा, लेकिन अगर पहले से ही a लोगे या r लोगे तो उसका आधा फिर उसका स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए दिक्कत होती है। तो तुम दूरी को सिंपल 2a मान लेना कि दूरी कितनी लिखी है मैंने 2a। ये सारी बुक्स में आपको 2a मिलेगी, मैं कुछ अलग लिखवाऊंगा तो आप कुछ गड़बड़ कर देंगे, इसलिए आप 2a मानना। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 आवेश हैं जिनके परिमाण तो समान हैं परंतु जिनके चिन्ह विपरीत हैं और दोनों 2a के डिस्टेंस से सेपरेट हैं, 2a से एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव तुमने कहीं रख दिया, अगर तुमने इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, मान लो ये डंबल है, ठीक है, जैसे डंबल है। अब डंबल को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हें डंबल से ही समझ में आ जाएगा। अगर डंबल को तुम बीच में से पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच का मतलब क्या हो जाएगा? जहां से उसकी कोई दूरी ही ना हो, दूरी उसकी 0 है, हम बीच में से ले रहे हैं सारी दूरियां। लेकिन अगर तुम उसको किसी इधर से या इधर से पकड़ोगे, इधर से या इधर से पकड़ो, 2r भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चाहे 2r लिखो, चाहे x लिखो, चाहे y लिखो, कोई समस्या नहीं है। अब तुम अगर उसको इधर से पकड़ोगे तो मुझे बताओ डंबल झूल जाएगा कि नहीं झूल जाएगा? तुम कहोगे सर बिल्कुल झूल जाएगा। डंबल को इधर से पकड़ोगे तो डंबल इधर भी झूल जाएगा। यानी कि अगर तुम उस डंबल को, ऐसे द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो वो ऐसे घूमने की कोशिश करेगा,
और याद रखना पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई चीज घूमने की कोशिश करती है तो हम कहते हैं कि इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। क्या आपको मेरी बात याद आ रही है? जब कोई चीज ऐसे घूमती है तो हम बल नहीं कहते हैं। देखो बल तो सीधा भी चला सकता है, जब कोई चीज गोल घूम रही है तो हम कहेंगे उस पर बल आघूर्ण लगा है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग आप घुमाते हो तो बल नहीं लगाते हो, आप बल आघूर्ण लगाते हो, यानी कि बल का घूर्णन प्रभाव है। तो यहां पे किसका घूर्णन प्रभाव है? यहां पे द्विध्रुव का घूर्णन प्रभाव है। अगर ये घूमना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे जी यहां पे लग गया द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल पे एक मोमेंट लगा हुआ है, डाइपोल पे क्या लगा हुआ है? एक मोमेंट लगा हुआ है। और डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाओगे? तुम पी से दिखाओगे, और पी एक सदिश राशि है, ठीक है। और सूत्र क्या हो जाएगा पी का? पी का सूत्र हो जाएगा कि इनमें से कोई एक आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी को ले लो, कोई एक आवेश ले लो और इनके बीच की दूरी को ले लो। मैं 2a को समाप्ति कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, 1% कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिंपल a कह देता हूं, लो जी, ठीक है, मैं सिंपल a कह देता हूं। अब कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। ये r ले लो, और लो, तुम्हारा फेवरेट r है, हम r लेते आए तो r ले लो। तुमसे कोई भी कुछ कह जाए, कोई भी तुम्हारा सवाल गलत कर जाए, पेपर में कभी फॉर्मूला ऐसे नहीं आएगा। पेपर में आएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे आएगा, आवेश गुणा दूरी, आवेश गुणा दूरी। फॉर्मूला पेपर में ऐसे लिखा आएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, कोई भी एक चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इन दोनों की तुम गुणा कर दोगे, कोई भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी की, तो तुम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लोगे, ठीक है। मान के चलिए कोई तुमसे पूछता है कि जी मान के चलो दूरी दे दी 2 मीटर की, इनके बीच की दूरी 2 मीटर है ना, तो मुझे तुम द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। तो तुम क्या करोगे भाई, देखिए आवेश है 5 कूलम, कोई सा एक ले लो, कोई सा भी एक, दोनों बराबर है, प्लस ले लो माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह की जरूरत होती नहीं है इसमें। 5 गुणा 2, दूरी 2 हो गई, तो कितना हो जाएगा 10। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। तो मात्रक भी लिख लिया हमने कूलम मीटर, मात्रक भी लिख दिया हमने कूलम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मात्रक भी हमने साथ के साथ कवर कर लिया, कूलम मीटर हो जाएगा। अगर हम ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे, ठीक है, ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे। बताइए क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत तीव्रता में क्या अंतर होता है? देखिए वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत तीव्रता में यह अंतर होता है कि वैद्युत क्षेत्र जो है ना वो एक निश्चित एरिया है, एक क्षेत्रफल है सिंपल, जिसमें वैद्युत का प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। यानी कि ये कोई राशि नहीं है, वैद्युत क्षेत्र कोई राशि नहीं है, वैद्युत क्षेत्र एक केवल अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर तुम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र जो है अब वो कमजोर है या मजबूत है उसको कौन बताएगा? उसको बताएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक राशि है। तो एक होती है अवधारणा, और अवधारणा को परिभाषित कौन करती है? राशि करती है, क्वांटिटी करती है, ठीक है। चलो रश्मि देख लो एक बार क्या चीजें हैं। चलो एक बार अरेंज करा देंगे, रविंदर अगर मिलेगा तो जरूर करा देंगे, ठीक है। क्या इतना सबको क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको द्विध्रुव का क्वेश्चन बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना। पूछा जाएगा इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इस टॉपिक से कुछ पूछा जाएगा तो सीजीएस यूनिट पूछी जाएगी, और तुम कह देना कि सीजीएस यूनिट इसकी होती है डेबाई। क्या होती है? डेबाई होती है, डेबाई बोलते हैं वैसे इसको, डेबाई। डेबाई एक साइंटिस्ट के नाम पर इनकी यूनिट है, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी डेबाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या हो जाएगी? डेबाई इसकी यूनिट हो जाएगी। मत दूरी कुछ नहीं करनी, दूरी कुछ नहीं करनी साक्षी, जो दूरी जैसी पेपर में दी है वैसी लगा देना है, ठीक है। मैंने कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको यहां बता दिया है कि दूरी आर ले लो, सिंपल गुणा कर दो, ठीक है। तो भाई साहब इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट इसकी डेबाई होती है। तो पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? तो डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट आपकी डेबाई होती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? डेबाई होती है। क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। अब बस हमें यह देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना बनता है। अभी तक देखिए हमने जो वैद्युत क्षेत्र देखा था, अभी तक हमने वैद्युत क्षेत्र किसके कारण देखा था? एक सिंगल आवेश के कारण, एक सिंगल चार्ज के कारण। और एक सिंगल चार्ज के कारण वैद्युत आवेश कितना था? आप कह रहे हो सर k3/r का स्क्वायर था, है ना, किसी भी गोल चीज के लिए इतना निकाला था हमने। लेकिन अगर क्या हो कि अगर वैद्युत द्विध्रुव बन जाए, जैसे कि ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट हैं। कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं? r डिस्टेंस से सेपरेट हैं।
और हमें जो वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, मान लो कहां कैलकुलेट करना है, इसके केंद्र से, इसके सेंटर से, यही पूछा जाएगा पेपर में, इसके सेंटर से मान लो कोई बिंदु है P, इसके सेंटर से कोई बिंदु है P, ये बिंदु है मान लीजिए P, और इसकी दूरी कितनी है A है। हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। देखिए क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ना, ये वैद्युत क्षेत्र बनाना शुरू कर देगा। कैसे बनाना शुरू कर देगा? तुम कहोगे सर पॉजिटिव से लाइन बाहर निकलेंगी ऐसे ऐसे, नेगेटिव में लाइन अंदर जाएंगी ऐसे ऐसे, तो ये ढेर सारा वैद्युत क्षेत्र बना लेगा अपने आसपास, हर जगह अपने आसपास ये एक वैद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो केवल 2 बार इससे वैद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा। एक बार तो इसके अक्ष पर, अक्ष पर का मतलब क्या होता है? अक्ष का मतलब पता है क्या होता है? कि जैसे ये एक लाइन है, तो इस लाइन के बिल्कुल सीधे सीधे में, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, इस लाइन के बिल्कुल सीधी 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 कहीं पर भी तुम एक बिंदु ले लो। भाई अक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, तो इस ग्लास के बीचों बीच से कोई लाइन अगर जा रही है, इस ग्लास के बीचों बीच से कोई लाइन अगर जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका अक्ष बोलेंगे। अक्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है, ये जो सिस्टम है, इसके बिल्कुल सीधी सीधी लाइन पे कोई भी बिंदु, चाहे तुम यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी ले लो, तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से इसके विद्युत द्विध्रुव के बीचों बीच से इसकी दूरी अगर a है, तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सीधा सीधा तुम याद रखना, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। तो अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू 2p/r⁻3। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें, डेरिवेशन ना करनी है, ना पेपर में डेरिवेशन काम आती है, डायरेक्ट याद रखो। वैद्युत क्षेत्र बराबर k इंटू k डॉट 2p/r⁻3। P क्या है? पीछे ही हमने पढ़ा था, P जो है आपका डाइपोल मोमेंट है। P है जी आपका डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, डाइपोल मोमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। बताइए क्या क्लियर है आपको? अगर तुमसे पूछा जाए, सिंपल पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बता दो, डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, वैद्युत क्षेत्र बता दो, तो तुम सिर्फ कह देना कि सर के हमारे पास पता है 1/4πε0, पीछे हमने पढ़ लिया है, 2p/r⁻3। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मत बोलना कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, इसमें तो कहीं p नहीं है। p ये बिंदु नहीं है, p ये बिंदु नहीं है, p यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। इसको तुम फिर किसी और नाम से दे लो, इसको मान लो r नाम या t नाम से दे लो, ठीक है, t पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, कहीं इसको इससे कंफ्यूज करो। p क्या है? आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, आसान है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या पूछा जा सकता है? दूसरी स्थिति में यह पूछा जाएगा, वो कहेगा कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना भाई, हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक सिस्टम है और तुम्हें बताना है इससे जो तुमने a दूरी ली है, a ली है ना, यहाँ पे कितने लिखिए, r नहीं ली जाएगी दोस्त, a ली जाएगी, जो दूरी है ना अब a ली जाएगी, है ना। दूरी याद रखना कि वो होगी जो इसके मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से, जिस बिंदु पर आप तीव्रता कैलकुलेट कर रहे हो उसकी पावर होगी a⁻3। तो हमने माना कि a दूरी पर कोई बिंदु है t और हमें यहां इसकी वजह से यहां वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करनी है। देखिए वैद्युत क्षेत्र हर जगह बनेगा, वैद्युत क्षेत्र इतने हिस्से में अगर तुम कहीं भी देखोगे तो हर जगह बनेगा, है ना, इतने हिस्से में कहीं भी, चाहे तुम यहां देखो, यहां लेकिन हमसे केवल 2 स्थितियों में पूछा जाता है, 2 स्थितियों में हमसे पूछा जाता है। अच्छा और कौन ऐसे हैं? जैसे एक भैया पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कांस्टेंट लिखा है पीछे k, तो एक भैया पूछ रहे हैं सर k का क्या रोल है? साक्षी चतुर्वेदी दीदी हैं। दीदी यादव तुमने कल की चीजें नहीं पढ़ी हैं, और किसको नहीं समझ में आ रहा है कि k का क्या रोल है, बस इतना बता दो, तब तक मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा, यानी कि k आपका मतलब आपसे पूछेगा इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट, इसकी वजह से पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र जो है आपका निरक्षीय स्थिति में जो होगा, यानी कि इक्वेटोरियल कंडीशन, निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब एक ऐसी रेखा जो बिल्कुल इनके मध्य बिंदु से सीधी सीधी जा रही है, तो इसको बोलेगा k p/r की पावर, ये a⁻3, ये a डिस्टेंस है तो a⁻3, a⁻3। शिवम पांडे 3 दिन मिलेंगे भाई, अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हो तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मिलेंगे, इस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं दोस्त, तो मुझे तो एक्स्ट्रा ही एफर्ट लग रहे हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं तो सिलेबस को सही टाइम पे खत्म करने के लिए, चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कॉपरेट करो इन चीजों में, ठीक है। केंद्र कहीं नहीं बोलेगा, और बिल्कुल कहीं भी बोलेगा ही नहीं, कहीं भी बोलेगा ही नहीं, केवल यहां बोलेगा और यहां बोलेगा, ठीक है। तो अब एक बात क्या आपको समझ में आ रही है? जरा मुझे बताना, जिन जिन बच्चों को समझ में आ जाए मुझे एक बार थम्स अप कर देना,
देखिए ये था आपका निरक्षीय स्थिति में यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में, और ये है आपका अक्षीय स्थिति में, है ना। अक्षीय में केवल यहाँ 2 लगा हुआ है और निरक्षीय में 2 नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या मैं आपसे अगर ये कहूं कि जो अक्षीय स्थिति में होता है वो 2 गुना होता है किसका, निरक्षीय स्थिति का। अक्षीय स्थिति में 2 गुना होता है निरक्षीय स्थिति का। ये अक्षीय स्थिति में है और ये कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में। तो बोलो मेरी बात से कौन कौन सहमत है। और इतनी लंबी चौड़ी कहानी हमने जो पढ़ी है वो इसी चीज को निकालने के लिए पढ़ी है। अब मैं अगर डायरेक्ट बोलता तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या होती है अक्षीय, क्या होती है निरक्षीय, इसलिए ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था। a की पावर 3 कहां से आया मोनू, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्त, ये डेरिवेशन से आते हैं। हमें सीधा सीधा सूत्र पढ़ना है, बस यही बात आपको ध्यान देनी है कि अगर एक आवेश होगा तो यहां देखो 2 पावर होती हैं, है कि नहीं है, दूरी की 2 पावर होती हैं। लेकिन अगर द्विध्रुव है यानी कि 2 आवेश हैं तो उनकी वजह से पावर 3 हो जाती है। दोस्त इस चीज में थोड़ा सा करेंगे आपकी, ये चीजें हमें डायरेक्ट याद रखनी है। डेरिवेशन ना हमारे काम की है, और अगर पढ़ेंगे भी तो भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक चैप्टर में 1 महीना लग जाएगा। चलो बादल यादव, थैंक यू भाई, बेस्ट टीचर। के एक नियतांक है दीदी, तो जो भी थी साक्षी दीदी, मैंने कल ही आपको बताया था कि 1/4πε0 जो है ना, इसको इतना बड़ा बार बार लिखने की वजह बस हम क्या लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं। और एक नियतांक होता है, हर सूत्र में एक नियतांक हमेशा ही आता है अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इतनी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। यहां तक आपसे बस पूछा जाएगा, और इन चीजों को देखो याद रखना, क्योंकि जब मैं आपको चुंबक पढ़ाऊंगा ना, चुंबक, तो देखो जैसे यहाँ पे 2 आवेश होते हैं ना, एक प्लस और माइनस, तो चुंबक पे भी 2 ही चीज होती हैं, 2 ही पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ, और सब कुछ चुंबक में सेम रहने वाला है, सब कुछ चुंबक में। तो जब तुम चुंबक पढ़ रहे होगे ना, तो मैं कहूंगा कि केवल उस चैप्टर को याद कर लो, तुम्हें चुंबक का सब कुछ याद है, बहुत थोड़े थोड़े से चेंजेस के साथ। तो ये आगे पढ़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर कराया है। देखिए मुझे कभी कभी लगता है कि यार बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मुश्किल पॉइंटों को छोड़ दूं, लेकिन फिर वही सवाल मैं खुद से करता हूं कि हमें ये सोच के थोड़े ना छोड़ना है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। चलो बच्चे तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, या मैं 1 नहीं 2-3 बार बता दूंगा तो डेफिनेटली बच्चों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कहता हूं ना, आप थोड़ी सी मेहनत करके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, जैसे कि आप टेक्निकल एग्जाम्स के, जैसे कि बीएसएफ आरओआरएम हो गया, आपके स्तर के रेडियो ऑपरेटर के जो पेपर हैं, बीएसएफ का रेडियो ऑपरेटर होता है, दिल्ली पुलिस का रेडियो ऑपरेटर होता है, यूपी पुलिस के पुराने भी क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें 1 की जगह 2 बार समझना पड़ जाए, चाहे आपको 2 की जगह और 3 बार चीजों में रिवीजन करना पड़ जाए, बस रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है। विपिन बिल्कुल आपके कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए अब आपके पास अगर केवल असिस्टेंट ऑपरेटर वाले हैं तो कल से क्लास मत लेना, आप मंडे को मिलना। तो आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे अच्छे से रिवाइज करना जितना हमने पढ़ा लिया है। इसी समय पे आप समझना कि क्लास ही ले रहे हो, रिवीजन कर लिया करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।